हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में नीट सैम्पल पेपर 6 के क्वेश्चन नंबर 31 to 40 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, द फोटोइलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, उसको हम लैम्डा नॉट से डिनोट करें, वो है 3250 एंगस्ट्रॉम। The velocity of the electron ejected from a silver surface by ultraviolet light of wavelength, जो इस पे लाइट इंसिडेंट किया गया है वो अल्ट्रावायलेट लाइट है, उसका वेवलेंथ है 2536 एंगस्ट्रॉम। ये जो इंसिडेंट लाइट है उसका वेवलेंथ कम है, मतलब एनर्जी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा और जो डिफरेंस एनर्जी का वो उसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी। द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी हाउ मच, वही पूछ रहा है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में एनर्जी है ये इंसिडेंट लाइट का, इस लाइट में से कुछ एनर्जी जाएगा बाइंडिंग एनर्जी तोड़ने के लिए, जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। ये वर्क फंक्शन, इतना एनर्जी चला गया उसको तोड़ने के लिए, और जो एनर्जी बच गया वो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, हाफ एम डी स्क्वायर। हमसे ही भी पूछा गया है। तो v कितना हो गया? v हो गया 2/m, hc बाहर चला गया, यहां से 1/λ माइनस 1/λ नॉट, और ये पूरा का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2hc/m, ये लैम्डा नॉट माइनस λ/λ टाइम्स लैम्डा नॉट, पूरे का स्क्वायर रूट। यही हमारा v है। अब हम सबका न्यूमेरिकल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगा। एस का वैल्यू दिया हुआ है 4.14 टाइम्स 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। टू का वैल्यू दिया हुआ है एच का यहाँ पर 4.14 टाइम्स 10⁻15, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम कन्वर्ट कर देते हैं जूल में, 10⁻1.6 टाइम्स 10⁻19, ये जूल हो गया, इतना जूल सेकेंड आ गया। ये एच का वैल्यू है। सी का वैल्यू रखते हैं। सी का वैल्यू दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 टाइम्स 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मास, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1, हम जस्ट 9 ले लेते हैं, 31 kg। लैम्डा टाइम्स लैम्डा नॉट, इसको बाद में लिखते हैं। जो बाहर आता है उसे बाहर कर लेते हैं, इसके बदले यहाँ पर हम 10 दे दिए, ये चला गया 4 बाहर आ गया, ये 3 बाहर आ गया, ये खत्म। और इधर कितना है 19 -19 एंड -15, ये कितना हो गया 34, ये 34 हो गया, ये -31 है, तो हो गया 34, तो -3 हो गया, राइट। और इधर है 10⁸, पहले 10 को केवल देख रहे हैं, बाकी लास्ट में लिख देंगे सबको। इधर 2 टाइम्स 4.14 टाइम्स ये 3, और कुछ है और नहीं है, और ये 10 है, 10 यहाँ नीचे लिख दिए, और ये वैल्यू जो भी है लैम्डा नॉट माइनस λ/λ नॉट, ये वैल्यू। ये कितना हो गया? ये हो गया 10⁵ से 10⁴ 100, और इधर बच गया 8.14 टाइम्स 3। अब वैल्यू रखते हैं इसका लैम्डा नॉट लैम्डा का, ये लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा कितना आ गया 714 10⁻10 मीटर, 714 टाइम्स 10⁻10 मीटर, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 3250 2536
10⁻10 टाइम्स 10⁻10। एक इसके लिए एक इसके लिए, एक तो चला गया, ये ऊपर में जाके कितना बन गया, ये 2 है ऑलरेडी, ये हो गया 5, इसका स्क्वायर रूट 10⁻5, और जो बच गया सो इधर है, ये हो गया 24 टाइम्स 42 टाइम्स 714 3250 टाइम्स 2536। और कुछ है? नहीं, और कुछ नहीं। अब ये सब नंबर को हमें इतना लंबा चौड़ा को जो है सो स्क्वायर रूट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता करने की कोशिश करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको हम 7 को 7.14 कर देते हैं। तो हमें क्या करना पड़ा, यहाँ 100 से डिवाइड करना पड़ा, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पॉइंट लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको हम चाहते हैं 3.256 लिखें, तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ से। यहाँ भी चाहते हैं कि 2.536 लिखें, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ से। तो 10 को बाहर कर लेते हैं, ये 6 है, ये 2 है, तो 4 हो गया, तो 4 हो गया तो ये 2 हो गया, राइट। और जो बच गया सो कितना है, 24.42 टाइम्स 7.14 बाय ये हो गया 3.25 टाइम्स 2.536, और इधर जो भी है 4/3 10⁵, और इधर कितना आया, नीचे में देखिए 3.2 है, 2.5 है, 2.5 तो 3, ये 32 का 2.5, सो कितना हो गया 80, सो 3 टाइम्स 2 6, ये ऑलमोस्ट 8 है, नीचे में जस्ट 8 है, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं। और ऊपर में कितना हुआ, ऊपर में है ये 24 टाइम्स 7, सो इसको ले लेते हैं 25, इसको 7 ले लेते हैं 175, ये कितना आया, ऑलमोस्ट 22, और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 से ज़्यादा 5 से कम, सो मे बी 4.5 ले लेते हैं, ये हो गया 1.5, सो ऑलमोस्ट 6 टाइम्स 10⁵ मीटर पर सेकेंड। यही हमारा इसका वेलोसिटी पता चल गया। अब इसे ढूंढते हैं, 6 टाइम्स 10⁻, ये नहीं है, 6 टाइम ये है 0.6 टाइम 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ 10 से डिवाइड कर दिए, इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए यहाँ तक तो ये ठीक है। अब जब इतना सारे न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं तो काफ़ी टाइम खा जाता है, तो हमें इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना पड़ेगा, और यहाँ कोई और ऑप्शन नहीं है ये सारे इतना लंबा कैलकुलेशन करने को। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, अब ध्यान दीजिए, हमने मल्टीप्लाई कहीं भी नहीं किया, सबका वैल्यू यहाँ रखे। पहले 10 का जो है सो ऑपरेशन कर लेते हैं, 10 को बाहर कर लेते हैं, 10 को बाहर कर लिए, इतना आया, और उसके बाद में ये जो बड़ा बड़ा नंबर है उसको हम छोटा कर लिए, क्योंकि छोटा नंबर जो है सो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू रखना है। जैसे मान लीजिए 3 है, ये 2.5 है, एक्चुअली 3.2 है, यहाँ पर 3.2 है, उसको हम यदि 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 को आप कह सकते हैं कि 1/4 है। 100 से बाद में इसको हम देख लेंगे, 10 से ये 1/4 है, तो ये 8 आ गया। 2.5 को हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 1/, नहीं, इसको जस्ट मल्टीप्लाई करके देखिए, इसका डबल से डबल कीजिए और उसका फिर हाफ ऐड कर दीजिए, डबल कर दिए 64 और हाफ ऐड कर दिया 80, तो ये आ गया 8। यहाँ पर 3 है, ये 2 है, 8 आ गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, नीचे 8 आ गया। ऊपर में भी देखिए अप्रोक्सीमेट किए, यहाँ पर ये 25 ले लिए, 7 ले लिए, और इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आंसर हमारा हुआ 0.6 टाइम्स 10⁻6 मीटर पर सेकेंड हियर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 32. In a Rutherford scattering experiment, when a projectile of charge Z1 and mass m1 approaches a target nucleus, ये मान लेते हैं हमारा टारगेट न्यूक्लियस है, और ये जो है हमारा प्रोजेक्टाइल है, और इसका मास है, इसका Z1 है और m1 है, और
ये जो न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर Z2 है और मास M2 है। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज R0। ये डिस्टेंस कितना है? R0 है। द एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल का एनर्जी जो है यहां से जब इसको प्रोजेक्ट किया है तो कितना है इसका एनर्जी, ये पूछ रहा है। वो एनर्जी वैल्यू नहीं पूछ रहा, पूछ रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है। तो इसको कैसे बनाएंगे? यहां पर कुछ एनर्जी होगा, वही एनर्जी यहां पर होगा, हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाते हैं। इसको ये पॉइंट कहते हैं, इसको बी पॉइंट कहते हैं। ए पर जो टोटल एनर्जी है वही बी पर है। ए पे कितना है? जस्ट उसका काइनेटिक एनर्जी जो है मुझे पता करना है। और बी पर कितना है? बी पर इसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, राइट। काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस है जो इस अप्रोच कर सकता है इधर से मूव करते हुए, इससे नीचे नहीं जा सकता, तो यहाँ रुक गया। और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? इसका चार्ज जो है सो यहाँ Z1 है तो चार्ज हो गया Z1E, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। इसका एटॉमिक नंबर जो है सो Z2 है तो इसका चार्ज हो गया Z2E। और तब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होगा 1/4πε0, चार्ज पहला का, चार्ज दूसरा का, बाय डिस्टेंस स्क्वायर। यही एनर्जी है इसका, यहां पर हो या यहां पर हो, दोनों जगह सेम एनर्जी है। कितना आ गया वैल्यू? 1/4πε0 Z1 Z2 E स्क्वायर बाय R0 स्क्वायर। तो ये किसके प्रोपोर्शनल आ गया? ये, बाकी ये तो कांस्टेंट है, ई भी तो कांस्टेंट है। R0 इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कुछ वैल्यू होगा जो कि कांस्टेंट है, या फिर आप उसको कांस्टेंट नहीं करना चाहते तो Z1 Z2 बाय R0 स्क्वायर इसके प्रोपोर्शनल है। आप यदि उसमें R0 को फिक्स कर दिया तो Z1 Z2 के प्रोपोर्शनल है, Z1 Z2 के प्रोपोर्शनल है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस X जिसका एटॉमिक नंबर है Z और मास नंबर है A अंडरगोज स्पॉन्टेनियस डीके इन द सीक्वेंस, यहाँ पर सीक्वेंस दिया हुआ है, where Z is the atomic number and X of the element X, the possible decay particles in the sequence are, जो सीक्वेंस में बताना है, पहले कौन, पहले अल्फा फिर बीटा माइनस फिर बीटा प्लस, ऐसे बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये क्यों दिया हुआ है, इसको नहीं रहना चाहिए। 1 2 3 तो है ही, ये बेकार में है। यहाँ पर है Z-1, यहाँ पर है Z-3, यहाँ पर है Z-2। यहाँ पर देखिए Z का क्या हाल हो रहा है, यहाँ पर Z जो है सो डिक्रीज कर रहा है। पहले सबको लिख लेते हैं कहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर Z-1 से Z-3 हो गया, तो Z जो है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर 2 से डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर 1 से डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर Z जो है सो इंक्रीज हो रहा है बाय 1। तो 3 जगह में है, यहाँ पर Z जो है डिक्रीज हो रहा है बाय 1, यहाँ Z डिक्रीज हो रहा है बाय 2, और यहाँ Z इंक्रीज हो रहा है बाय 1। तो Z कब इंक्रीज होता है? Z जो है इंक्रीज हो रहा है मतलब कि प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब है जो उसमें न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन बन गया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन गया, तो यहाँ चार्ज बढ़ गया, उस चार्ज को मेंटेन करना है, बैलेंस करना है। यहाँ 0 चार्ज है तो यहाँ भी 0 चार्ज रहेगा, तो 0 चार्ज इसका प्लस चार्ज है तो हम माइनस चार्ज यहाँ पर निकालते, हमने कि इलेक्ट्रॉन निकल आया। इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पर एंटी पार्टिकल भी आएगा, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो एंटी पार्टिकल, इसको न्यूट्रिनो कहते हैं, एंटी न्यूट्रिनो है। तो ये इस तरह से यहाँ पर जो है सो Z देखिए इंक्रीज कर गया, यहाँ पर एक न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन बन गया, तो प्रोटॉन ही जो है Z का नंबर बताता है, एक प्रोटॉन बढ़ गया। यहाँ पर इसको उल्टा होगा, Z डिक्रीज कर गया मतलब एक प्रोटॉन है वो गायब हो गया, प्रोटॉन क्या बन गया, न्यूट्रॉन बन गया। अब चार्ज को बैलेंस करना है, यहाँ इसका प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज यहाँ भी दे रहना चाहिए प्लस चार्ज, तो बीटा प्लस होगा। ये इलेक्ट्रॉन माइनस जो है इसको हम बीटा माइनस भी कर सकते हैं, दोनों सेम बात है, बीटा प्लस आ गया। और ये बीटा प्लस जो है इसको पॉजिट्रॉन कहते हैं, और ये एक एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, तो एंटी पार्टिकल ऑलरेडी आ गया, तो यहाँ पर जो है सो एक पार्टिकल आएगा, ये न्यूट्रिनो है।
और ये एंटी न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो। यहां पर तो इसका तो हो गया। अब यहाँ पर जेड जो है सो 2 से डिक्रीज कर रहा है। जेड 2 से डिक्रीज कब करता है? जब एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, अल्फा पार्टिकल निकलता है तब वो डिक्रीज करता है। तो देख लिया यहाँ पर क्या निकला, सुन कैसा डीके है। यहाँ पर बीटा प्लस डीके है, यहाँ पर अल्फा डीके है और यहाँ पर बीटा माइनस डीके है। तो सीक्वेंस में क्या हो जाएगा? बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस, बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस, ऑप्शन नंबर 3। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द गिवन सर्किट ए बी सी, 3 सर्किट है ए बी सी, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 2 पीएन जंक्शंस आर इक्वल। पोटेंशियल ड्रॉप जो देख रहा है 2 पीएन जंक्शन है, उसमें इक्वल किस किस केसेस में है? केवल सर्किट बी में है, केवल सर्किट सी में है, बी सी में है, ए सी में है, कौन सा केसेस में? देखिए यहाँ पर मान लीजिए वोल्टेज भी है, ठीक है। ये वोल्टेज कुछ यहाँ ड्रॉप होगा, कुछ यहाँ ड्रॉप होगा, टोटल खत्म। कुछ यहाँ खर्चा हुआ, कुछ यहाँ खर्चा हुआ, टोटल खत्म। ये भी वैसे ही कुछ यहाँ खर्चा होगा। इसको देखिए, ये P जो है सो हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है और N लोअर पोटेंशियल से। इसका P भी हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है और N लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड। इसका मतलब है ये फॉरवर्ड बायस्ड है, ये भी फॉरवर्ड बायस्ड है। फॉरवर्ड बायस्ड में जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब है कि जिसमें करंट बह रहा है वो करंट जो है सो लार्ज है और दोनों सेम है, दोनों फॉरवर्ड बायस्ड है और दोनों आइडेंटिकल डायोड है। तो आधा पोटेंशियल इसका यहाँ ड्रॉप हो जाएगा और आधा यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। तो ये एक केस है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 2 पीएन जंक्शंस आर इक्वल। इस केस में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पीएन जंक्शन जो है सो इक्वल है। इस केस में देखिए यहाँ एन को हायर पोटेंशियल से कनेक्ट किया गया है तो ये रिवर्स बायस है। इसका भी वही हाल है, एन को हायर पोटेंशियल से कनेक्ट किया गया है तो ये भी रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस का मतलब है लार्ज रेजिस्टेंस देगा, लार्ज रेजिस्टेंस देगा मतलब करंट उसमें जो फ्लो करेगा वो बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो करेगा। और एक स्मॉल करंट और लार्ज रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये भी को खर्चा करना है और ये दोनों आइडेंटिकल है। ये लार्ज रेजिस्टेंस है, इसका भी उतना ही रेजिस्टेंस है जितना इसका है। मान लीजिए 1000 ओम है, ये भी 1000 ओम है और करंट इसमें जो है सो बहुत कम फ्लो कर रहा है। तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट है मिलकर V/2 यहाँ देगा, V/2 यहाँ देगा। क्योंकि आइडेंटिकल है तो आधा ही खर्चा करेगा, आधा ही खर्चा करेगा। लेकिन इस केस में देखिए ये फॉरवर्ड बायस्ड है क्योंकि P हायर पोटेंशियल से है, N लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। N हायर पोटेंशियल और P लोअर पोटेंशियल से, इसका मतलब रिवर्स बायस्ड है। इसका मतलब है कि इसका रेजिस्टेंस जो है सो लार्ज है और इसका रेजिस्टेंस स्मॉल है। स्मॉल रेजिस्टेंस है इसका। करंट तो सेम फ्लो करेगा। तो यदि इसका रेजिस्टेंस स्मॉल है तो यहाँ पर जो ड्रॉप होगा V1 और यहाँ पर जो ड्रॉप होगा V2 बड़ा होगा V1 से। और ये दोनों को ऐड करेंगे V1 प्लस V2 तो V मिलेगा। हमसे जो क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया कि ये जो ड्रॉप है पोटेंशियल का वो अक्रॉस पीएन जंक्शन सेम है किस किस केसेस में? तो वो केसेस हमें मिला, एक ये केस है और एक ए केस है। यहाँ भी देखिए V/2, यहाँ पे V/2, क्योंकि आइडेंटिकल है, दोनों फॉरवर्ड बायस्ड है तो दोनों का रेजिस्टेंस सेम हो गया। यहाँ पर दोनों रिवर्स बायस है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम लेकिन लार्ज है। तो दोनों ही केसेस में जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो V/2 है। बोथ सर्किट्स A एंड C, ऑप्शन नंबर 3। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑफ द डायोड्स शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम्स व्हिच वन इज रिवर्स बायस? रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि ये जो देख रहे हैं लाइन, ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस को प्लस से यदि हम कनेक्ट करते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है, यही है फॉरवर्ड बायस। लेकिन यदि हम इसको ऐसे कनेक्ट करें, ये जो प्लस है इसको हम लोअर पोटेंशियल से और ये माइनस जो है इसको प्लस पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल से कनेक्ट करें तो ये रिवर्स बायस होता है। तो हमें देखना है कि यहाँ पर जो है ये प्लस वाला जो टर्म है वो फॉरवर्ड बायस्ड
यदि है तो इसे हायर पोटेंशियल से कनेक्ट करना पड़ेगा। इसका कनेक्शन है -5 वोल्ट, इसका कनेक्शन है -12 वोल्ट। क्या -5 वोल्ट -12 वोल्ट से ज्यादा है? हाँ है, सही है। तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। इस केस में देखते हैं ये कितना है, ये ग्राउंड किया हुआ मतलब यहाँ पर वोल्टेज 0 है। 0 क्या जब बड़ा है इससे, -10 वोल्ट से? हाँ बड़ा है, ये सही है। तो ये भी फॉरवर्ड बायस्ड है। रिवर्स बायस पूछ रहा है, किसमें रिवर्स बायस? थर्ड में देखते हैं, ये जो है प्लस है, ये कितना से है वोल्टेज? 0 से कनेक्टेड है। क्या 0 बड़ा है ये +5 वोल्ट से? ना, ये नहीं है, मतलब ये रिवर्स बायस है। लास्ट वाला भी देख लेते हैं एक बार। ये प्लस है, ये 10 वोल्ट है। क्या 10 वोल्ट बड़ा है -5 वोल्ट से? ये माइनस नहीं, प्लस है 5। हाँ सही बात, तो ये भी फॉरवर्ड बायस्ड है। तो रिवर्स बायस केवल आया ऑप्शन नंबर 3, यही हमारा आंसर है, 3 वाला। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A car moves a distance of 200 मीटर। ये डिस्टेंस है 200 मीटर, यहां से यहां तक। It covers the first half of the distance at 40 किलोमीटर पर। ये 100 मीटर और ये भी 100 मीटर। यहां पर इसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और यहां पर कितना है? भी किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड जो है सो 48 किलोमीटर है। एवरेज स्पीड जो है सो 48 किलोमीटर पर आवर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? अब देखिए, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, एवरेज में कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस टोटल कितना है? 100 + 100 200। यहाँ पर टाइम कितना लगा? हम s = vt का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो टाइम लगा s/v इस केस में, यहाँ से यहाँ तक। इसको हम टाइम लिख देते हैं एक बार, t1 + t2। ये हो गया s/v। टाइम जो है सो आता है s/v। तो s है 100 एंड v कितना है? 40। और यहां पर ये है 100, ये है v। अब देखिए यूनिट को देखिए, यहाँ किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है। ये किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो हम यूनिट में नहीं फंसेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये 100, ये तो चला गया, ये 2 आया ऊपर में, और यहाँ पर आया 1/40 + 1/v, और ये 1 नहीं, ये है कितना दिया हुआ? 48 दिया हुआ। ये किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर जो किलोमीटर पर आवर देख रहे हैं, ये भी ऊपर जाके किलोमीटर पर आवर बन गया। ये आवर नीचे रह गया, 1 किलोमीटर ऊपर चला गया, और मीटर मीटर तो कट गया। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए और आपका आंसर आ गया। 1/40 + 1/v = 2/48। तो 1/v = 1/24, ये -1/40। जो इसमें कॉमन है निकाल लेते हैं, 8 कॉमन लग रहा है। 1/3, 1/5, 1/8 इंटू ये हो गया 2/15। ये 1/v है, तो v हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है। ये तो सिंपल मेथड है कि हमें जो एवरेज स्पीड निकालना है वो होता है टोटल डिस्टेंस टेकन बाय टोटल टाइम टेकन। और यहाँ पर वो सारे के वैल्यू हम लिख दिए। ये जो टाइम है, 2 टाइम हो गया, t1 यहाँ पर और t2 यहाँ पर, और इस तरह से हम इसका वैल्यू निकाल लिए। यदि 2 से ज़्यादा होता तो हम क्या करते? आंसर तो आ गया हमारा। अब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात करते हैं। इस तरह के केसेस में मान लीजिए ऐसे जो है, हमें जो है सो काफ़ी सेगमेंट्स हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि सारे सेगमेंट सेम ना हो। ये सेगमेंट है S1, ये है S2, ये है S3, S4, ऐसे करते बहुत सारे सेगमेंट हो सकते हैं, SN ऐसे।
और यदि हमें इसका एवरेज स्पीड कितना होगा ये हमें बताना है। तो इसके लिए जो फार्मूला है, आप सेम मेथड यहाँ पे लगाएं, फार्मूला डिराइव नहीं कर रहे हैं, हम सीधे लिख दे रहे हैं, वो है 1/v, ये एवरेज है, इक्वल टू सम ओवर ऑल आई, और आई क्या है, ये FSI, अभी बता रहे हैं FSI क्या है। भी देखिए नीचे है तो यहाँ पे भी नीचे होना चाहिए, VI, ये आपका फार्मूला है। FSI क्या है, FSI है फ्रैक्शनल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फ्रैक्शनल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और VI उसका स्पीड है उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, आई है। तो अभी जो प्रेजेंट केस हमारा था, उस केस के लिए प्रेजेंट जो प्रॉब्लम है, उस केस में ए भी दिया है 48 किलोमीटर पर आवर, VI एक V1 है, वो दिया है शायद था 40 किलोमीटर पर आवर, और V2 भी दिया था, हमें उसको बताना है, ठीक है। और FS1 कितना है, FS1 बोला था कि इस क्वेश्चन में देखिए FS1 मैंने इसका फ्रैक्शन कितना है, ये फर्स्ट केस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसका फ्रैक्शन टोटल है 200, ये है 100, सो हाफ, फ्रैक्शन 1/2, 100/200, ये फ्रैक्शन हाफ हो गया, और FS2 वो भी हाफ हो गया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा हमेशा। तो उस केस में यहाँ पर हम देख सकते हैं सीधे 1/v, v कितना है, एवरेज v 48 इक्वल टू, यहाँ पर देख लेते हैं, सम करते हैं, ये हाफ टाइम्स 1/v1, सो 40 प्लस हाफ टाइम्स 1/v, यहाँ से निकाल लीजिए भी, ये हाफ है तो 1/24 आ गया, ये हाफ इधर ले गए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये 1/40 है और ये 1/v है, तो v जो है सो 60 आ जाएगा। पहला वाला केस है, पूरा का पूरा एक्जैक्टली देख लीजिए, यहाँ से 1/24 माइनस 1/40, 1/24 माइनस 1/40, 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम इस केस को तो बना सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस ये है कि यदि ये फ्रैक्शन जो है, जैसे S1, S2, S3 वगैरह दिया हुआ रहे, ये 100 है, ये 200 है, ये 300 है, ऐसे करके दिया रहे, तो हम इसका फ्रैक्शनल जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो निकाल सकते हैं। ये जो डिस्टेंस है S1 डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस, SI बाय सम ओवर SI, ये है फ्रैक्शनल डिस्टेंस। तो ये जनरल मेथड है, हर जगह काम करेगा, ठीक है। ये तो केस 1 है, केस 1 है। इस केस में क्या है कि ये डिस्टेंस जो है सो सेगमेंट दिया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है कि डिस्टेंस सेगमेंट ना देकर टाइम सेगमेंट दिया हुआ हो, वेरियस टाइम सेगमेंट हो। कहने का ये मतलब है कि वो बोले कि हम जो है सो एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, और फर्स्ट कुछ टाइम t1 टाइम जो है सो हमारा स्पीड v1 है, t2 टाइम हमारा स्पीड v2 है, t3 टाइम हमारा स्पीड v3 है, ऐसे करते हुए tn टाइम हमारा स्पीड vn है। हमें इसका एवरेज बताना है, तो इसका एवरेज का फार्मूला क्या होगा, फिर हम इसको डिराइव नहीं कर रहे हैं, आप डिराइव कर सकते हैं कि एवरेज का वैल्यू निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस टेबल बाय टोटल टाइम टेकन। लेकिन यहाँ पर बहुत सिंपल है, ये एवरेज जो है सो फिर वैसे ही सम आएगा, FSI एग्जैक्टली सेम FSI, लेकिन आपकी VI यहाँ ऊपर में भी है तो VI भी ऊपर हो जाएगा, सम ओवर ऑल। तो इस केस में यदि टाइम दिया हुआ है वेरियस टाइम सेगमेंट में, उसका स्पीड दिया हुआ है, तो एवरेज निकालने के लिए सिंपली हम ये जो स्पीड है उसका वेटेड एवरेज को ऐड करते हैं, वेटेड एवरेज निकालते हैं। ये वेटेड एवरेज का मतलब है कि उसका स्पीड को हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शनल टाइम से, फ्रैक्शनल टाइम जितना देर तक ये ट्रेवल करता है। टाइम तो है t1, लेकिन वो t1 ना लिख के हम फ्रैक्शनल टाइम लिखते हैं, t1 डिवाइडेड बाय होल टाइम। तो ये फार्मूला है उस केस के लिए यदि हमें टाइम सेगमेंट दिया हो। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल दे दे, बोले कि हाफ टाइम जो है सो ये आधा टाइम जो है v1 से चलता है और नेक्स्ट हाफ आधा टाइम v2 से चलता है, एवरेज बताइए। तो यहाँ से देखिए ये कितना सेगमेंट है, टोटल टाइम t है और उसका आधा चल रहा है यहाँ पर, तो हाफ सेगमेंट FS1 जो है सो हाफ हो गया,
स्पीड क्या है v1। सेकेंड केस में fs2 वो भी हाफ हो गया, स्पीड है v2। तो इस केस में सिंपली v1 प्लस v2 बाई 2 कर सकते हैं, ये दोनों सेम था। इसीलिए यदि इसको ऐसे ना कहता कि भाई ठीक है ये हमारे 1/3 टाइम जो है और ये 2/3 टाइम जो है ये v1 स्पीड से चलता है, v2 स्पीड से चलता है, अब एवरेज बताइए, तो स्पीड वही करते सम ओवर fsi टाइम्स vi, ये नहीं रहेगा। दो है fs1 टाइम्स v1 प्लस fs2 टाइम्स v2। fs1 कितना है, ये 1/3 है, 1/3 ऑफ टोटल, तो ये 1/3 हो गया। सो t/3 डिवाइडेड बाई t। अब v1 कितना है, v1 ये कितना है 2t/3 डिवाइडेड बाई 3। नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने गलत ऐसे कर दिया है, इसका यहाँ तक आने में से t टाइम लगता है, तो यहाँ पर आने में से 2t टाइम लगता है, तब जाके इसका फ्रैक्शन आया t डिवाइडेड बाई 3t, t डिवाइडेड बाई 3t और यहाँ पर 2t डिवाइडेड बाई 3t और स्पीड v2 है। तो ये t तक चला गया, ये बचा v1/3 और इधर 2v2/3, तो स्पीड हो गया v1 प्लस 2v2/3, ये एवरेज स्पीड हुआ, ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये दो फार्मूला हमने आपको बताया। एक जब वेरियस टाइम सेगमेंट दिया हुआ है तो ऐसे होता है, सिंपली बहुत सिंपल है, उसका जो वेटेड एवरेज निकालते हैं स्पीड का। लेकिन यदि वेरियस टाइम सेगमेंट ना देके वेरियस डिस्टेंस सेगमेंट दिया हुआ है, तो उस केस में हम यहां पर निकालते हैं 1/v इक्वल टू fsi/vi। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्पीड ऑफ ए बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ये मान लीजिए रिवर है, ये जो बोट है वेलोसिटी ऑफ बोट ऐसे कहते हैं 5 किलोमीटर पर आवर, डी फॉर बोट। रिवर जो है सो 1 किलोमीटर लंबा वाइड है, ये जो है सो 1 किलोमीटर है। along the shortest path, possible path, मतलब जिस परपेंडिकुलर है, and it crosses a river of width 1 kilometer along the shortest possible path in 15 minutes। ये रिवर का विड्थ है 1 किलोमीटर और वो यहाँ से स्टार्ट किया और चाहता है कि हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में ट्रेवल करें। तो रिवर का फ्लो है, मान लीजिए इधर रिवर का फ्लो है, उसका स्पीड है v r। यदि यहाँ से वो सीधा चलना शुरू करे तो क्या होगा, रिवर इसको पुश करेगा राइट में और जाके यहाँ पहुंच जाएगा। ये शॉर्टेस्ट रूट नहीं है, शॉर्टेस्ट रूट ए है। तो इसके लिए ऐसा करे कि ये इधर चले और रिवर थोड़ा सा फ्लो, रिवर जो है अपना स्पीड ये इधर रखे और ये रिवर जो है वो उसको पुश करेगा राइट में और फाइनली ये इस रास्ते से मूव करे। मतलब ये बोट है, ये VB और VR का जो सम है वो V हो जाए, V हो जाएगा वेक्टर जो VB और VR का सम है, तब ये अलोंग दिस लाइन चलेगा। ठीक है, तो वही उसने कहा कि वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में जाना है। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ तो यही है, इसके लिए इसको कुछ डायरेक्शन रखना पड़ेगा इधर, और ये एंगल कितना होगा वो डिपेंड करता है कि ये रिवर का स्पीड कितना है और बोट का स्पीड कितना है। ओके, टाइम कितना लगा 15 मिनट, डिस्टेंस कितना है 1, तो v कितना हो गया s इक्वल टू vt। हम मोशन देख रहे हैं अलोंग y एक्सिस, ये रिवर के अलोंग जो है सो y एक्सिस में देखिए s इक्वल टू vt फॉर्मूला लगाएंगे। s कितना है डिस्टेंस 1 किलोमीटर, वेलोसिटी कितना है इधर इस डायरेक्शन में v, टाइम कितना लगा 15 मिनट, किलोमीटर पर आवर में सब कुछ दिया हुआ है तो इसको भी किलोमीटर आवर में बना देते हैं। 4 हो गया, 1 हो गया, तो v हमें पता चल गया 4 किलोमीटर पर आवर। ये जो है सो 4 किलोमीटर पर आवर पता चल गया कि बोट का स्पीड उसने दिया है 5 किलोमीटर पर आवर इधर, और इधर रिवर का फ्लो कुछ फ्लो है, स्पीड है। ये दोनों का रिजल्टेंट जो है सो v है, मतलब कि 4 किलोमीटर पर आवर है इस डायरेक्शन में। अब यहाँ से देख सकते हैं कि v भी पता है, v पता है, v r में पता हो जाएगा।
दो तरीका से पता कर सकते हैं। एक सिंपली जो है सो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से सिंपली कर सकते हैं कि वी आर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वी बी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और वी बी कितना है बोट वाला 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, और वी कितना है 4, 25 माइनस 16 तो 9 हो गया, 3 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, जब हमें ये पता हो गया है तो हम कह सकते हैं कि ये भी पता है वी बी, ये यहाँ लिख लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर, ये वी बी है। ये दोनों पता है तो हमें कॉस थीटा पता हो गया। कॉस थीटा कितना हुआ, कॉस थीटा हुआ v बाय वी बी 4/5। साइन थीटा, यदि कॉस थीटा हमें पता है तो साइन थीटा भी पता कर सकते हैं। 4/5 आया है, और ये 4/5 का एक जो ट्रिपलेट होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, एक साइड जो है सो 4 है, एक साइड 5 है, ये वाला हाइपोटेन्यूज, तो ये अपने आप 3 होगा, और नहीं तो निकाल भी सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा साइन थीटा, ये आ जाएगा 3/5। और साइन थीटा होता कितना है इस फिगर में देखें, साइन थीटा होता है ये वी आर बाय वी बी, यहां से वी आर निकल आया 3/5 टाइम्स वी बी, और वी बी कितना है तो 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, यहां से देख सकते हैं। तो आ गया 3 किलोमीटर पर आवर यहां से। तो ऐसे निकाले, ऐसे निकाले, इस तरह से निकाल लेते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 ब्लॉक्स with mass m, 2m and 3m, आप फिगर में देखिए m, 2m and 3m are connected by strings, strings से लगा हुआ है as shown in the figure. After an upward force F, ये जो force F है applied on block m, m पर लगा रहा है, the masses move upward at constant speed. constant speed से ये ऊपर जा रहा है, दिखा रहे हैं, मतलब एक्सलेशन कितना है, एक्सलेशन जो है वो कितना है 0। एक्सलेशन 0 है, इसका मतलब फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सलेशन, वो 0, मतलब इस सिस्टम पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। व्हाट इज द फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, इस होल सिस्टम पर जो है सो फोर्स 0 लग रहा है, क्योंकि वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, उसमें एक्सलेशन नहीं है। तो हर एक, यदि m ले या 2m ले या 3m ले या होल सिस्टम ले या जस्ट 2m एंड 2m ले या 2m एंड 3m ले, कुछ भी ले, सब पर जो फोर्स लग रहा है वो 0 ही लग रहा है। इस पर भी 0, इस पर भी 0, इस पर भी 0, सबको ऐड कर देंगे तो भी 0। यदि ऐसा नहीं होता, मान लीजिए इस पर फोर्स 0 लग रहा है, इस पर फोर्स 0 नहीं लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिंग लूज हो जाएगा, और उसके बाद में ये इसको हिट भी करेगा, और उस केस में ये भी जो है सो मासेस मूव अपवर्ड एट कांस्टेंट स्पीड, इसमें सिंपली बोल दिया मासेस, ये भी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ये भी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, सब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो फोर्स एक्सलेशन तो सब में 0 हो गया, तो फोर्स भी सब में 0 हो गया। और क्या देखते हैं कुछ नहीं, तो फोर्स कितना है 0, ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो इसको बनाने के लिए ही काफी था, लेकिन यदि आप मैथ से बनाना चाहते हो तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक फिगर फिर बना लेते हैं, ये कनेक्टेड है, ये m, 2m एंड 3m है, इस पर फोर्स F लग रहा है, इस पर टेंशन नीचे लग रहा है, इसमें टेंशन नीचे लग रहा है, इसको T1 कहते हैं। यहां पर टेंशन कुछ और होगा क्योंकि बीच में मास है, T2 लग रहा है, इस पर और एक फोर्स लग रहा है वो है mg, इस पर जो और फोर्स लग रहा है वो है 2mg वेट उसका, और इस पर 3mg। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये F जो है ऊपर में वो होगा कितना है mg प्लस T1, क्यों, क्योंकि इसमें एक्सलेशन जो है नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो टोटल फोर्स इस पर 0 है, तो अपवर्ड फोर्स इसका टू डाउनवर्ड फोर्स mg और T1। 2m को देखें, इस पर अपवर्ड फोर्स कितना है T1 और डाउनवर्ड फोर्स कितना है
2mg प्लस T2। 3m को देखें, अपवर्ड फोर्स है T2 और डाउनवर्ड फोर्स है सिंपली 3mg। तो 2m पर जो फोर्स लग रहा है A कितना है, 2m पर जो फोर्स लग रहा है वो हमें बताना है ना। फोर्स ऑन 2mg वो है T1 माइनस, उसको F कहते हैं स्मॉल f, माइनस mg माइनस T2। T1 कितना है, यहां से देख सकते हैं F माइनस mg, F माइनस mg माइनस 2mg माइनस T2 कितना है, ये 3mg। ओके, तो ये कितना हो गया, ये गया F माइनस 32516 mg। और F कितना है, यदि हम कंबाइंड सिस्टम को कंसीडर करें m प्लस 2m प्लस 3m, तो F ऊपर में लग रहा है, यहां से देख सकते हैं F इक्वल टू mg प्लस T1। T1 जो है सो 2mg प्लस T2, तो यहां से हम सिंपली देखते जा सकते हैं F इक्वल टू mg प्लस T1, mg प्लस T1 हो गया 2mg प्लस T2, ये हो गया 3mg, और T2 कितना हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं 3mg, सब मिलाकर 6mg। उसी को यहाँ लिख देते हैं 6mg 0, वही आया। लेकिन इसमें हम इस तरह से हम क्यों बनाने चाहिए, इतना मैथ क्यों बनाना चाहिए, यहाँ पर बहुत सिंपल है, तीनों जो है सो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो उस पर जो लगने वाला फोर्स है वो 0 है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पॉइंट मास m इज मूव्ड इन ए वर्टिकल सर्किल, ये वर्टिकल सर्किल है, रेडियस r दिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग है। द वेलोसिटी ऑफ द मास इज स्क्वायर रूट ओवर 7gr एट द लोवेस्ट पॉइंट, यहां पर इसका जो वेलोसिटी है वो स्क्वायर रूट ओवर 7gr है, इसका वेलोसिटी। द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोवेस्ट पॉइंट कितना है, टेंशन इस पे कितना लग रहा है, ये जो बॉब है मास है स्मॉल है m, उसका वेट है किधर, टेंशन है इधर। अब देखिए क्या सर्कुलर मोशन में है, आपको पता है कि यदि यहाँ पे स्पीड स्क्वायर रूट ओवर 5gr है तो ये कंप्लीट सर्किल को कंप्लीट कर सकता है, उससे ज़्यादा है। खैर मुझे यहाँ पर टेंशन बताना है, तो आपको पता है कि सर्कुलर मोशन के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि सर्कुलर मोशन में जाना है तो उसे एक फोर्स रिक्वायर होता है, फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और किसी दूसरे एजेंट को उस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो कितना होता है, वो होता है mv स्क्वायर बाय r, यहाँ पर r है राइट। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है यहाँ कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियल होता है, इनवर्ड इधर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये प्रोवाइड कर रहा है टेंशन माइनस mg, ये प्रोवाइड कर रहा है mv स्क्वायर बाय r, और हमसे पूछा गया टेंशन, तो सिंपली टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर बाय r, और यहाँ भी इसके वैल्यू दिया हुआ है, उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपका आंसर आ गया। v का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ 7gr, v स्क्वायर का वैल्यू, r चला गया 7mg और 1mg 8mg, टोटल 8mg आ गया। ये है टेंशन आपका, 8mg कहीं पर है, ऑप्शन नंबर 3। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल सेल्स, ये है स्फेरिकल सेल्स, स्फेरिकल सेल्स हैं, इसका मतलब ये है हॉलो स्फीयर है, मास m दिया हुआ है और रेडियस r दिया हुआ है, सब आइडेंटिकल है, तीनों एक जैसे हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर कितना होगा, 2/3 mr स्क्वायर, यदि सॉलिड होता है तो 2/5 mr स्क्वायर, हॉलो है तो 2/3 mr स्क्वायर। ओके, आगे क्या पूछा, कंसीडर एन एक्सिस x प्राइम, ये जो एक्सिस दिख रहा है, विच इज टचिंग टू 2 सेल्स एंड पासिंग थ्रू डायमीटर ऑफ थर्ड, ये थर्ड जो है ये 1 2 3 है, ये दोनों का
टच कर रहा है, टेंजेंशियल है दोनों के लिए, और इसके लिए इसका डायमीटर से होकर जा रहा है। हमें क्या बताना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, ये टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, कंसिस्टिंग द 3 स्फेरिकल सेल्स अबाउट एक्स प्राइम। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, वो स्केलर है, तो उसको सिंपली ऐड कर देंगे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं इस एक्सिस के बाद, इसका निकालते हैं और इसका निकालते हैं, और तीनों को ऐड कर देंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इसका कितना होगा? देखिए यहाँ पर जो है अभी जो हम बताएं यहाँ पर वो उसका डायमीटर के अबाउट है, इसके अबाउट, डायमीटर के अबाउट जो सेंटर से ऊपर पास करता है, ये I0 कहते हैं। इसके अबाउट यदि हमें पता करना है तो वो हो जाएगा दिस I0 प्लस ए डिस्टेंस R स्क्वायर टाइम्स m या mr स्क्वायर, जो भी करना है। डायमीटर के अबाउट क्या होता है? ये देखिए 2/3 mr स्क्वायर, और एक और mr स्क्वायर, ये बोले 5/3 mr स्क्वायर। यही I2 का भी होगा, आइडेंटिकल है। तो I1 I2 पता हो गया, I3 यहां से पता है, यही तो I3 है। तो तीनों का हमें पता है, तो हम जो सिस्टम का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स प्राइम, वो हो जाएगा तीनों का ऐड, सिंपली अलजेब्रिक ऐड, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐड कीजिए, एक है I1 कितना है? 5/3 mr स्क्वायर, I2 भी है 5/3 mr स्क्वायर, I1 I2, और I3 जो है वो ये वाला है 2/3 mr स्क्वायर। ऐड कीजिए, डिनोमिनेटर सबका सेम है, 5 5 10 2 12 mr स्क्वायर बाय 3, तो सिंपली आया 4 mr स्क्वायर I सिस्टम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम इज 4 mr स्क्वायर अबाउट द एक्सिस x प्राइम, 4 mr स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 31 to 40 इस पार्ट में। नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 41 to 50 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।